कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। यदि न्यायालय उनको कस्टडी देगा तभी कर सकती है। आज एसीबी ने गंभीर लापरवाही बरती है। 2 घंटे तक एसीबी के अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही न्यायालय में उन्हें इसकी गिरफ्तारी की अनुमति मांगी, जिसके कारण इस न्यायालय को इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ा। कायदा ये था कि जैसे ही सरेंडर की पता लगती एसीबी आकर न्यायालय में इनकी गिरफ्तारी मांगती तो एसीबी को अपर हैंड मिल सकता था। अब ये न्यायालय पर निर्भर है कि वो एसीबी की प्रार्थना को कल माने। न खाऊंगा न खाने दूंगा की परिणति जनता ने निश्चित रूप से देखी है। बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी भी रहा होगा, चाहे वो रिटायर हुआ होगा, चाहे वर्तमान स्थिति में सीट पे होगा, अगर वो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त था तो उसको भी नहीं छोड़ा गया। मेरा कुल कहने का मतलब इतना है कि किसी बड़े व्यक्ति ने या छोटे व्यक्ति ने भ्रष्टाचार में जो लिप्त था उसके ऊपर समान दृष्टि से कार्रवाई हो रही है। और आने वाले 3 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो नारा था, ये नारा निश्चित रूप से जनता को धरती के ऊपर सार्थक नजर आएगा और देश भ्रष्टाचार मुक्त निश्चित रूप से होगा। 45,000 करोड़ का इतना बड़ा खान घोटाला हुआ। सचिन पायलट साहब ने इसको दिल्ली में उठाया और सीबीसी के अंदर ये सारे ज्ञापन दिया गया और खाने कैंसिल की है। दबाव में आकर के राज्य सरकार ने खानों को कैंसिल किया है और हम ये कहते हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके अंदर कितना डिले हुआ है। आप इसकी बात को देखिए ना, आज प्रेस ने लिखा है उसको देखिए ना, कितना डिले हुआ है परमिशन देने में। तो ये डिले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन और किसकी शह पर ये भ्रष्टाचार बढ़ता है? खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हैं, साथ ही सुशील शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ हैं। खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं। सर, भ्रष्टाचार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मोदी साहब का कहना ठीक है, वो खुद नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरों को रोकना बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ये थोड़ा सुधार हो सकता है। सुधार हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, ना तो दें और ना लें। शुक्रिया आपका। सुशील जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। सर मैं अभी सुन रहा था आपके टेलीविजन चैनल पर, मनीष जी कह रहे थे क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, 2 महीने से जिस आदमी को अपन ढूंढ रहे हैं, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, उसका वारंट निकला हुआ है और वो आज सिलेंडर करता है और उसको गिरफ्तार नहीं करते और उसको मजबूरी में कोर्ट को उसको जेल भेजना पड़ता है। ये सारे मिले हुए हैं जी, इनके सबकी बंदरबाट है इसके अंदर। ये क्या है कि जब लंबे वारंट नारे हुए थे घूस कांड में, चाहे वो माइनिंग गेट का हो, भले खान घोटाला हो, चाहे एकल पट्टे का प्रकरण हो, इन सब की मिलीभगत तो बहुत तगड़ी और राज किसी का भी रहे, ये सब ने मिल बांट के खाया हुआ है इनका सबका। अब ये चाहते नहीं है अरेस्ट। बिल्कुल, मैं आप वाला सवाल ही लेकर जा रहा हूं। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी आपसे ही शुरुआत करता हूं इस बात की। आप बता दीजिए, फर्क पड़ने वाली बात लोगों को अखरी है, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि क्या एक तरफ तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं एक दिन की देरी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। तो एकल पट्टा प्रकरण क्या इतना गंभीर मामला नहीं है? क्यों धारीवाल को फिर बुलाया जाता है? इतना कमिटमेंट तो है ही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं तो एके जैन साहब ने एक मार्गदर्शन दिया था कि भाई आज केस डायरी नहीं आई है और कल लेकर आएंगे, मैंने ये कहा। तो मैंने ये सोचा कि 24 घंटे का, मैं व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं कि अगर मान लो कल केस डायरी लेके आ जाएंगे तो कल रिमांड ले लेंगे। अभी भी वो जेसी में तो है ही। बड़ी बात ये है वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। कोर्ट ने अपनी मर्जी से भेजा उनको जेल। नहीं, मेरा मतलब यही है, वो तो उसका मतलब ही है 15 दिन की अवधि में पुलिस वापस पुलिस कस्टडी मांग सकती है, ये कानून में एक प्रावधान है, परंतु यहाँ डिस्क्रिशन कोर्ट का हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली जिस आदमी ने सरेंडर ही कर दिया है, जब तक वो मुकदमा चल रहा है या जमानत उसकी नहीं हुई है, जब तक कोर्ट को रखना ही पड़ेगा। तो ये जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में मैंने टिप्पणी की थी, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है, इसीलिए तो पड़ रहा है, ये पहले नहीं पड़ रहा था। वाह वाह क्या अर्चना जी क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं आप? मैं आता हूँ आपकी पास। यहाँ मनीष जी जो है वो एके जैन साहब की आड़ लेकर के और लीगैलिटीज पर चर्चा करने लगे, लेकिन प्रश्न ये है कि जनता जानना चाहती है आपकी इच्छा शक्ति क्या है। आपकी इच्छा शक्ति तो नगण्य है। क्या फर्क पड़ता, वो नहीं आता, कोई और केस डायरी लेकर आता। आपकी इच्छा ही नहीं थी वो अपने परिरक्षित की। और जहां तक सिंघवी वाले प्रकरण में, तो वो भी मैं सिंघवी वाले प्रकरण पर आऊंगा, उससे पहले एकल पट्टा मामले पर बात करना चाहता हूं। ये संधू को लेकर बात करना चाहता हूं। जो तस्वीर फिलहाल दिख रही है, उसके बाद क्या हम अंजाम तक इस मामले को लेकर जा सकते हैं? राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार की नजीर कोई रखता है तो उसके खात्मे की बात की जा सकती है। सवाल इसका है। अर्चना जी मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, फिर जानना चाहता हूं, कांग्रेस इस बात को लेकर क्या आश्वस्त है कि इस मौजूदा राज्य में भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर ठीक से काम होगा? देखिए बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है और कांग्रेस या कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? इसमें फेहरिस्त वहां से शुरू होती है जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित गेट कांड का आरोप लगता है। उस आरोप के बाद शुरू होता है खनन घोटाले वाला प्रकरण। इन सब चीजों में हमने देखा कि राजनीतिक वरदस इतना ज्यादा था कि सरकार तो कभी मुखर्ता के सामने आई नहीं अपनी सफाई देने के लिए। तो मनीष जी कह देंगे कि धारीवाल जी को लीजिए। धारीवाल जी तो कितना ताल ठोक करके एसीबी के सामने गए 2 बार और आज भी कहते हैं जब जरूरतों में आ जाऊंगा। स्टेज पे जाने के बाद कोई भी अभिनय करो। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं होता किसी के ऊपर आक्षेप लगाकर मनगढ़ंत तथ्यों के साथ बात को पुष्ट। एकल पट्टा है ही नहीं क्या? मतलब उनके साइन नहीं कांग्रेस उनके साथ गई थी। अगर उनके साइन नहीं है तो कह दो। आप जज नहीं हो। नहीं तो वो यही कह रहा हूँ मैं। आप कह रहे हो ताल ठोक के गए इसलिए कह रहे हैं। ताल ठोक के गए ना, एसीबी जांच करो। उन्होंने तो थोड़ी कहा कि मेरी जांच मत करो। कहते हैं चोरी और सीना चोरी। कोई सीना चोरी नहीं है। इतनी इच्छा शक्ति, इतनी सामर्थ्य था उनमें कि वो चले गए। आपकी तरह नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत जी में नहीं था। उन्होंने असवाल के खिलाफ स्वीकृति नहीं दी। जब मानचंद जी खंडेला ने एप्लीकेशन लगाई, खुद ने कहा चर्चा में। अभी सैनी साहब ने कहा आप जब वसुंधरा जी के लिए कह रहे हो तो मैं तो कहूंगा ही कौन सी खनन घोटाला हो गया, कौन सी फाइल हुई है। और कई दिनों तक समाचार पत्रों में छपता रहा मंत्री जी बेचारे, लेकिन मंत्री जी के तो हस्ताक्षर निकल गए उन फाइलों में। आपने क्या किया ऐसे मंत्री के? चलिए सब एक जैसे लगते हैं। एनडी कादरी साहब है। राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई की थी अर्चना जी। आपके राज्य में भ्रष्टाचार कभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन इसलिए नहीं होगा कि भ्रष्टाचार की नींव पर आपका राज खड़ा। 2 दर्शक है हमारे साथ, इंद्र ओझा जी है और एनडी कादरी साहब है। दोनों से जान लेते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खात्मे की दिशा में बढ़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। कादरी साहब नमस्कार। नमस्ते सर, पारिक जी नमस्ते। बताएं। मैं आपसे सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी सरकार है, राजस्थान के मदरसों को खूब पैसे मिलते रहे और मिलते रहेंगे। और जो है हमारे बीकानेर में कहावत है, मजाक करो सरकार सारी पांचों कीमे है, लोग झीम रहे हैं। और मदरसा बोर्ड को एक मदरसा की 1-1 लाख रुपए की शिकायतें की हुई है, सादे कागज पर रसीदें दी हुई है, उसको वो मान रहे हैं। मदरसा बोर्ड का सेक्रेटरी कहता है कि ये जो है बिल्कुल सही है, शिकायत एकदम सही है। जांच अधिकारी कहता है साहब मैंने जांच कर रहा हूँ, जांच सही कर दी है मैंने। ये आपका कहना है कि हम एक घोटाले पर बात कर रहे हैं, आप दूसरी ओर इशारा कर रहे हैं कि हर जगह पोल है। बहुत पोल है, पोल नहीं, पोल में ढोल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। बताएं सर। पारिक साहब सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। हाँ जी सर। पारिक साहब मुझे एक ताजुब होता है, रचना जी कह रही है बार बार भ्रष्टाचार में। एक कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर है, भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे बोले मेरे को ये समझ नहीं। इनके कार्यकाल को शायद ये रचना जी भूल गए, मैं इनको याद दिलाता हूँ। इनकी यूपीए सरकार में जो बड़े बड़े घोटाले देश के इतिहास में शायद रिकॉर्ड तोड़ा होगा यूपीए सरकार में। वो कोल घोटाला ले लो, 2G वाला ले लो, कॉमनवेल्थ का ले लो। अर्चना जी याद तो होगा आपको, मैं जरा याद आपके घोटाले है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो इसको खत्म करके रहेगी। हौसले बढ़े थे भ्रष्टाचारियों के कांग्रेस के राज में और लंबा राज किया कांग्रेस ने। मेरा सवाल यही है कि क्या मौजूदा सरकार के राज में भ्रष्टाचारियों के हौसले पस्त होंगे? रचोया साहब आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं ओझा जी को जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास में। रचोया साहब देखिए, पहली चीज तो बड़ी साफ बात है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का, देश जो है जुमलों के आधार पे नहीं चल सकता। नंबर 1। नंबर 2 है कि जो केस डायरी वाली बात आ रही है और ये कह रहे हैं कि कल ले लेंगे। पुलिस का जो अधिकार होता है वो 24 घंटे का अधिकार होता है। इसमें 24 घंटे के बाद में 15 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने का, ये 24 घंटे का अधिकार तो एसीबी ने खो दिया। अब तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इसलिए जो है। और ऐसे ही अशोक सिंघवी के केस में आप नॉर्थ ब्लॉक में घुस नहीं सकते जब तक वहाँ कोई पास नहीं मिले, परमिट नहीं मिले। 5 महीने तक वो फाइल करना जो है किसके पास रही, उन सब। अर्चना जी ने उठाया था, वो मामला भी उठाया था। मैं उससे ब्रेक के बाद उस पर बात करना चाहूंगा। फिलहाल मौजूदा जो तस्वीर है राजस्थान में संधू को लेकर जो बात चल रही है, AK जैन साहब ने जो सवाल खड़ा किया उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या लगता है कि एसीबी को कहीं से इशारा मिला होगा, या फिर ये लगता है कि एसीबी ने जो किया वो हो सकता है कि कार्रवाई का एक हिस्सा हो? देखिए सर, एसीबी की कार्रवाई, मैं 2 बार SP एसीबी भी रहा हूँ। एसीबी के अंदर इतनी कंप्लेंट आती हैं जो कि कई तो बड़ी जायज़ होती हैं। उनके वो जायज़ कंप्लेंट पे भी FIR दर्ज नहीं होती। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना। वजह क्या रहती है? सिस्टम ही गलत है। FIR दर्ज कराना ACD में इतना आसान नहीं है।
पहले सोर्स, लेकिन यहाँ तो एसीबी एक शख्स को तलाश रही थी, चंडीगढ़ दिल्ली हर जगह छापे मारे जा रहे थे, वो खुद आ गया, लेकिन उसके बावजूद अगर एसीबी के अधिकारी उसको गिरफ्तार करने नहीं पहुंचते तो इस बात को क्या समझा जाए। एक जैन साहब, फिर से आपका रुख करना चाहता हूं, इस बात को लेकर आपने मान लिया था शुरुआत में भी कहीं ना कहीं शय है, लेकिन सख्त एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आपने एक बात कही थी कि एसीबी के अधिकारियों को, क्योंकि मैं इस मामले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इस मामले की पत्रावली देखी है, तो ये एसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरीके से केस तैयार किया, जिस तरीके से साक्ष्य इकट्ठा की है, निश्चित रूप से लगता है कि उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से और ढंग से उसमें काम किया है। परंतु जिस तरीके से बार बार थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या कभी किसी को छोड़ देते हैं या कभी गिरफ्तारी करने में लापरवाही बरतते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं ऊपर के इशारे से होता है। शांति धारीवाल साहब को आपने 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया, अगर धारीवाल साहब के खिलाफ एविडेंस नहीं थी तो पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? जो बयान आ चुके हैं ओकारमल सैनी और निष्काम दिवाकर से ज्यादा एविडेंस शांति धारीवाल और जीएस संधू के खिलाफ थी, तो आपने शांति धारीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जीएस संधू जब तक सेवा में थे तब तक आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो ये लगता है कि बड़ी मछलियों को छोड़ने की कुछ न कुछ अंदर इसमें तैयारी की जाती है। परंतु जिस तरीके से एसीबी के अधिकारियों ने केस तैयार किया है, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इसमें मेहनत की। ओम सैनी जी, क्या कह सकते हैं कि करप्शन को लेकर खात्मे की ओर बढ़ रही है सरकार? क्योंकि अब जो सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद तो लगता है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, काम की जब बात आती है तो अधिकारी पीछे हट जाते हैं, सरकार की शय मिल जाती है। देखिए, मैंने तो राजस्थान की अभी पिछले 2 साल की सरकार का काम देखा है और देखने के साथ में महसूस किया कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खुलासे की चेष्टा की और जो आज विधायक हैं उनको तो बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया गया और उन्हीं के हाथ में सब कुछ दिशा निर्देश हो देने का सिलसिला है। जिन पे आरोप लगे थे वो उनके पास में अगर ये सब चीज, इन सब खुलासों का अगर कोई जरिया बनता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरह की क्लबिंग को तोड़ पाएंगे और न्याय हो पाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 22,000 करोड़ का जो सिलसिला लगाया था, घनश्याम तिवारी ने सारे कागज दिए थे, हम ही लोगों को दिए थे ना, हमारे पास में तो कुछ आया नहीं। उन पर क्यों नहीं जांच हुई और उनको कांग्रेस सरकार क्यों नहीं उस तरीके से जांच कर सकी, क्यों नहीं पनिश कर सकी जिन लोगों पे आरोप लगा था? अब ऐसे में जब इन लोगों पे आरोप लग रहा है तो सारी वकील साहब भी बता रहे हैं किस तरीके से संधू साहब के साथ में या दूसरा सिंघवी साहब के साथ में जो एक रियायत सा लगती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो एक सहयोग सा लगता है, इसको तोड़ने का जब तक सिलसिला नहीं बनता है, अगर जैसा अर्चना जी ने बताया और दूसरा अखबारों से पता लगा कि सिंघवी साहब को तो बिल्कुल रिया किया जा रहा था, एक तरीके से वापस सारी चीजों से मुक्त किया जा रहा था, वापस पोस्टिंग की तैयारी थी। ये क्या, कैसे, कौन है? मतलब इस सवाल सीधा सा है कि क्या भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की ओर सरकार को बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ पाती? बात इसी पर होगी। ब्रेक के बाद लौटूंगा, इंद्रोजा जी का सवाल है उस पर अर्चना जी से भी राय जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हाँ, अभी जो इन बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है उससे ये एक मैसेज तो जनता के बीच में पहुंचा है कि कहीं ना कहीं कानून जिंदा है। अभी तक इन लोगों पे कार्रवाई होने से ये पता चल रहा है जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं अगर उन पर कार्रवाई की जाती है और उनका जो फैसला है वो जल्द से जल्द आ जाए तो उससे आम जनता में एक अच्छा मैसेज आता है। आम जनता को लगता है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा।